ये कहानी वो सफर जो दिल में रह गया, लेखक देबब्रत मजूमदार द्वारा लिखी गई है। देबब्रत मजूमदार ने यह कहानी अपने किशोरावस्था और युवावस्था में घटी कुछ सच्ची घटनाओं और अनुभवों से प्रेरित होकर लिखी है। बचपन से ही देबब्रत कहानियां लिखने के शौकीन थे। उनके मन में हमेशा नई नई कहानियां जन्म लेती रहती थीं। उनकी लिखी हुई प्रसिद्ध कहानियों में द नन ऑफ मेथोडिस्ट चर्च ऑफ भीमजोड़ी, छीनदारी बांध की एक रात की दुल्हन, वो कौन था, एक अमर प्रेम कथा, रहस्यमयी भैरवनाथ मुखर्जी सीरीज और द हॉरर मिस्ट्री ऑफ मयोंग असम शामिल हैं। तो चलिए सुनते हैं वो सफर जो दिल में रह गया। एपिसोड 4। 2 हफ्तों तक फ्रेशर्स नाइट डांस के बाद मेरी जिंदगी लगभग फिर से सामान्य हो गई। मेरे पिता वापस भुवनेश्वर चले गए थे, जिससे घर का माहौल मेरे लिए कहीं ज्यादा मजेदार हो गया था। मुख्यतः इसलिए क्योंकि अब मैं फिर से खिड़की से चुपके से निकल सकता था और देर रात की आवारागर्दी के लिए श्मशान घाट जा सकता था। मुझे नहीं पता कि उस श्मशान घाट में ऐसी क्या बात थी जो हमें इतना आकर्षित करती थी। शायद उसका संबंध उन पुण्य स्मारक से था, क्योंकि जितनी स्मारक शिलाएं होती हैं उनके हिसाब से वे बैठने के लिए काफी आरामदायक थीं। हम आमतौर पर एक छोटे से हिस्से में बैठते थे जहां लगभग 100 साल पहले कथुरिया परिवार का अंतिम संस्कार किया गया था। वहां 8 समाधि शिलाएं थीं जो गोल घेरे में लगी हुई थीं, जिससे उबली हुई मूंगफली एक दूसरे तक पहुंचाना आसान हो जाता था। एक बार मैंने और मेरे दोस्तों ने तय किया कि हमें कथुरिया परिवार के बारे में जो भी पता चल सके जानना चाहिए, इसलिए हम लाइब्रेरी गए यह देखने कि क्या उनके बारे में कुछ लिखा गया है। मेरा मतलब है, अगर आप किसी की समाधि शिला पर बैठने वाले हैं तो कम से कम उनके बारे में कुछ जानना तो चाहिए, है ना? पता चला कि ऐतिहासिक अभिलेखों में उस परिवार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि हमें एक दिलचस्प जानकारी जरूर मिली। परिवार के मुखिया होरी पोदो कठूरियां एक हाथ वाले लकड़हारे थे। यकीन मानो या नहीं, कहा जाता था कि वह किसी भी 2 हाथ वाले आदमी जितनी तेजी से पेड़ काट सकते थे। अब एक हाथ वाले लकड़हारे की कल्पना अपने आप में काफी जीवंत लगती है, इसलिए हम अक्सर उन्हीं के बारे में बातें करते रहते थे। हम सोचा करते थे कि वह एक हाथ से और क्या क्या कर सकते होंगे, और घंटों इस पर चर्चा करते रहते थे कि वह बॉल कितनी तेज फेंक सकते होंगे, या क्या वह इंट्राकोस्टल वाटरवे को तैरकर पार कर पाते। हमारी बातें कोई बहुत बौद्धिक नहीं थीं, ये मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे वे पसंद थीं। खैर, एक शनिवार की रात मैं और शुभ्रांशु कुछ और दोस्तों के साथ वहां बैठे थे, उबली हुई मूंगफली खा रहे थे और होरी पोदो कठूरिया के बारे में बातें कर रहे थे। तभी शुभ्रांशु ने मुझसे पूछा कि जया मिश्र के साथ मेरी डेट कैसी रही। फ्रेशर्स नाइट डांस के बाद से हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि फुटबॉल का सीजन प्लेऑफ में पहुंच चुका था और शुभ्रांशु पिछले कुछ सप्ताहांत टीम के साथ शहर से बाहर था। ठीक थी, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, पूरी कोशिश करते हुए कि मैं सहज दिखूं। शुभ्रांशु ने मजाक में मेरी पसलियों में कोहनी मारी और मैं कराह उठा। उसका वजन मुझसे कम से कम 30 पाउंड ज्यादा था। क्या तुमने उसे गुड नाइट किस किया? नहीं। मेरे जवाब देने के दौरान उसने अपने बडवाइजर के कैन से लंबा घूंट लिया। मुझे नहीं पता वह कैसे कर लेता था, लेकिन शुभ्रांशु को कभी बियर खरीदने में परेशानी नहीं होती थी, जबकि पूरे शहर को उसकी उम्र पता थी। उसने हाथ के पिछले हिस्से से होंठ पूंछे और मुझे तिरछी नजर से देखा। मैं तो सोचता था कि उसने तुम्हारी बाथरूम साफ करने में मदद की तो कम से कम तुम उसे गुड नाइट किस तो करते, लेकिन मैंने नहीं किया। क्या तुमने कोशिश भी की? नहीं। क्यों नहीं? वह उस तरह की लड़की नहीं है, मैंने कहा, और जबकि हम सब जानते थे कि यह सच था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसका बचाव कर रहा हूं। शुभ्रांशु उसी बात से ऐसे चिपक गया जैसे जोंक। मुझे लगता है तुम उसे पसंद करने लगे हो, उसने कहा। बकवास मत करो, मैंने जवाब दिया, और उसने मेरी पीठ पर इतनी जोर से थपकी मारी कि मेरी सांस ही निकल गई। शुभ्रांशु के साथ समय बिताने का मतलब आमतौर पर अगले दिन शरीर पर कुछ चोटों का होना था। हां, हो सकता है मैं बकवास से भरा हूं, उसने आंख मारते हुए कहा, लेकिन जया मिश्र पर फिदा तो तुम ही हो। मुझे पता था कि हम खतरनाक दिशा में बढ़ रहे थे।
मैं तो बस नंदिनी को प्रभावित करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था, मैंने कहा। और हाल ही में वह जो मुझे इतने प्रेम पत्र भेज रही है, उससे लगता है कि मेरा तरीका काम कर गया। शुभ्रांशु जोर से हंस पड़ा और फिर मेरी पीठ पर थपकी मारी। तुम और नंदिनी, अब यह सच में मजेदार है। मुझे पता था कि मैं एक बड़ी मुसीबत से बाल बाल बच गया हूं और मैंने राहत की सांस ली जब बातचीत किसी और दिशा में मुड़ गई। मैं बीच बीच में शामिल होता रहा, लेकिन सच कहूं तो मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बजाय मेरे भीतर एक छोटी सी आवाज बार बार शुभ्रांशु की कही बातों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। असल बात यह थी कि उस रात जया शायद मेरी सबसे अच्छी डेट साबित हुई थी, खासकर यह देखते हुए कि शाम का अंत जैसा हुआ था। बहुत कम डेट्स, बल्कि बहुत कम लोग वह करते जो उसने किया था। लेकिन एक अच्छी डेट होने का मतलब यह नहीं था कि मैं उसे पसंद करता था। डांस के बाद से मैंने उससे बात भी नहीं की थी, सिवाय ड्रामा क्लास में कभी कभार कुछ शब्दों के आदान प्रदान के। अगर मैं उसे सच में पसंद करता तो मैं उससे बात करना चाहता। अगर मैं उसे पसंद करता तो मैं उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करता। अगर मैं उसे पसंद करता तो मैं उसे इंडियन कॉफी हाउस में वेज पकौड़े और लिम्का खिलाने ले जाना चाहता। लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहता था, सच में नहीं। मेरे दिमाग में तो मैं अपनी सजा पहले ही भुगत चुका था। अगले दिन रविवार को मैं अपने कमरे में बैठा ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के लिए आवेदन पर काम कर रहा था। हाई स्कूल की मार्कशीट और दूसरी व्यक्तिगत जानकारी के अलावा वहां 5 निबंध भी मांगे गए थे, वही सामान्य तरह के। अगर आपको इतिहास में किसी एक व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो वह कौन होगा और क्यों? आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किसका रहा है और क्यों? आप किसी आदर्श व्यक्ति में क्या खोजते हैं और क्यों? निबंध के प्रश्न काफी अनुमानित थे। हमारे अंग्रेजी शिक्षक ने पहले ही बता दिया था कि क्या उम्मीद करनी है, और मैं क्लास वर्क के रूप में पहले ही कुछ समान विषयों पर लिख चुका था। अंग्रेजी शायद मेरा सबसे अच्छा विषय था। स्कूल शुरू करने के बाद से मुझे कभी ए से कम ग्रेड नहीं मिला था और मुझे खुशी थी कि आवेदन प्रक्रिया में लेखन को महत्व दिया जा रहा था। अगर जोर गणित पर होता तो शायद मैं मुश्किल में पड़ जाता, खासकर उन बीजगणित के सवालों में जिनमें 2 ट्रेनें 1 घंटे के अंतर से अलग अलग दिशाओं में 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं था कि मैं गणित में बहुत खराब था। आमतौर पर सी ग्रेड तो ले ही आता था, लेकिन वह चीज मुझे स्वाभाविक रूप से समझ नहीं आती थी। अगर तुम समझ रहे हो कि मेरा मतलब क्या है। खैर, मैं अपने निबंधों में से एक लिख ही रहा था कि तभी फोन बजा। हमारे घर में सिर्फ एक फोन था जो रसोई घर में रखा रहता था, और रिसीवर उठाने के लिए मुझे नीचे भागना पड़ा। मैं इतनी तेज सांस ले रहा था कि सामने की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, हालांकि वह अंजलि जैसी लग रही थी। मैं तुरंत मन ही मन मुस्कुरा दिया। भले ही उसने हर जगह उल्टियां कर दी थीं और मुझे सब साफ करना पड़ा था, लेकिन ज्यादातर समय उसके साथ रहना सच में मजेदार था। और उसकी ड्रेस भी सच में कमाल की थी, कम से कम पहले 1 घंटे तक। मैंने सोचा शायद वह मुझे धन्यवाद कहने के लिए फोन कर रही होगी, या फिर बारबेक्यू सैंडविच और वेज पकौड़े खाने चलने के लिए बुला रही होगी। सौम्यजीत, ओह हाय, मैंने सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा। क्या चल रहा है? दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी रही। तुम कैसे हो? तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं अंजलि से बात नहीं कर रहा था, बल्कि वह जया थी, और मैं लगभग फोन गिरा ही बैठा। यह नहीं कह सकता कि उसकी आवाज सुनकर मैं खुश था, और एक पल के लिए मैंने सोचा कि उसे मेरा फोन नंबर किसने दिया होगा। फिर याद आया कि शायद मंदिर के रिकॉर्ड में होगा। सौम्यजीत, मैं ठीक हूं, मैंने आखिरकार घबराहट में कह दिया। अभी भी सदमे में था। क्या तुम व्यस्त हो? कुछ कुछ, ओह, समझ गई। उसने कहा, उसकी आवाज धीमी पड़ती हुई। वह फिर कुछ पल रुकी। तुम मुझे फोन क्यों कर रही हो? मैंने पूछा। उसे शब्द निकालने में कुछ सेकंड लगे। मैं बस यह जानना चाहती थी कि क्या तुम्हें आज दोपहर थोड़ी देर बाद मेरे घर आने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी? तुम्हारे घर आने में? हाँ, मेरे घर। तुम्हारे घर?
मेरी आवाज में बढ़ते आश्चर्य को छिपाने की मैंने कोशिश भी नहीं की। जया ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बोलती रही। मुझे तुमसे किसी बात पर बात करनी है। अगर वह जरूरी ना होती तो मैं तुमसे नहीं कहती। क्या तुम मुझे फोन पर ही नहीं बता सकती? मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी। खैर, मैं पूरी दोपहर अपने कॉलेज आवेदन के निबंधों पर काम करने वाला हूं, मैंने कहा, उससे बचने की कोशिश करते हुए। ओह, अच्छा। जैसा मैंने कहा, यह जरूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं तुमसे सोमवार को स्कूल में बात कर सकती हूँ। उस पल मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह मुझे इस बात से बचने नहीं देगी और किसी न किसी तरह हमारी बात होकर ही रहेगी। मेरा दिमाग तेजी से अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोचने लगा। मुझे उससे कहां बात करनी चाहिए? वहां जहां मेरे दोस्त हमें देख लें या उसके घर पर? हालांकि दोनों ही विकल्प खास अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे मन के किसी कोने में यह बात लगातार याद दिला रही थी कि जब मुझे सच में जरूरत थी तब उसने मेरी मदद की थी और कम से कम मैं उसकी बात तो सुन ही सकता था। मैं गैर जिम्मेदार हो सकता हूं, लेकिन अगर मैं खुद कहूं तो एक अच्छा गैर जिम्मेदार इंसान हूं। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि बाकी सबको भी इसके बारे में पता चले। नहीं, मैंने कहा, आज ही ठीक है। हमने 5 बजे मिलने का तय किया और बाकी की दोपहर बहुत धीरे धीरे बीती, जैसे चीनी पानी यातना की बूंदें टपकती हों। मैं 20 मिनट पहले ही घर से निकल गया ताकि वहां पहुंचने के लिए मेरे पास काफी समय हो। मेरा घर शहर के ऐतिहासिक हिस्से में समुद्र किनारे के पास था, ठीक वहां से कुछ घर दूर, जहां कभी बक्सी जगबंधु रहा करते थे और वहां से चिलिका झील दिखाई देता था। जया शहर के दूसरी तरफ रेलवे पटरियों के पार रहती थी, इसलिए वहां पहुंचने में मुझे लगभग उतना ही समय लगना था। नवंबर का महीना था और मौसम आखिरकार ठंडा होने लगा था। ब्रह्मपुर की एक बात मुझे सच में पसंद थी कि वहां की बसंत और पतझड़ लगभग हमेशा बने रहते थे। गर्मियों में भले ही बहुत गर्मी पड़ती हो या हर 6 साल में एक बार बर्फ गिरती हो और जनवरी में कभी कभी 1 हफ्ते तक ठंड की लहर चलती हो, लेकिन ज्यादातर समय सर्दी निकालने के लिए बस एक हल्की जैकेट ही काफी होती थी। आज उन्हीं बेहतरीन दिनों में से एक था। करीब 75 डिग्री तापमान और आसमान में एक भी बादल नहीं। मैं ठीक समय पर जया के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जया ने दरवाजा खोला और अंदर एक झलक देखकर पता चल गया कि हरिहर मिश्र जी घर पर नहीं थे। मौसम इतना गर्म नहीं था कि मीठी चाय या नींबू पानी पिया जाए, इसलिए हम फिर बरामदे की कुर्सियों पर बिना कुछ पिए बैठ गए। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था और सड़क पर कोई नहीं था। इस बार मुझे अपनी कुर्सी खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछली बार के बाद से उसे हिलाया ही नहीं गया था। आने के लिए धन्यवाद, सौम्यजीत। मुझे पता है तुम व्यस्त हो, लेकिन तुमने इसके लिए समय निकाला, इसकी मैं सराहना करती हूं। तो इतनी जरूरी बात क्या है? मैंने कहा, इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता था। जया पहली बार जब से मैं उसे जानता था सचमुच घबराई हुई लग रही थी। वह बार बार अपने हाथों को आपस में जोड़ती और फिर अलग कर लेती। मुझे तुमसे एक एहसान मांगना है। उसने गंभीरता से कहा। एहसान? उसने सिर हिलाया। पहले तो मुझे लगा कि वह मुझसे मंदिर सजाने में मदद मांगने वाली है, जैसा उसने फ्रेशर्स नाइट के समय कहा था, या शायद उसे अनाथालय के लिए कुछ सामान ले जाने के लिए मेरी मां की कार चाहिए थी। जया के पास लाइसेंस नहीं था और हरिहर मिश्र जी को वैसे भी कार की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि हमेशा कोई न कोई अंतिम संस्कार या दूसरी जगह जाना होता था। लेकिन फिर भी उसे शब्द कहने में कुछ सेकंड लगे। उसने आह भरी और उसके हाथ फिर से आपस में जुड़ गए। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें स्कूल के नाटक में श्यामल सेन का किरदार निभाने में कोई आपत्ति होगी? उसने कहा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, श्यामल सेन वही आदमी था जो अपनी बेटी के लिए संगीत डिब्बा खोज रहा होता है और रास्ते में फरिश्ते से मिलता है। फरिश्ते को छोड़कर वह सबसे महत्वपूर्ण किरदार था। खैर, मुझे नहीं पता, मैंने उलझन में कहा। मुझे लगा था सुमित घोष श्यामल सेन का किरदार करने वाला है। मिस गांगुली ने तो हमें यही बताया था। वैसे सुमित घोष काफी हद तक कृष्ण मुरारी अग्रवाल जैसा था। वह बहुत दुबला पतला था, उसके चेहरे पर हर जगह मुहांसे थे और वह आमतौर पर आंखें सिकोड़कर बात करता था।
उसे घबराहट की एक आदत थी और जब भी वह नर्वस होता उसकी आंखें अपने आप सिकुड़ जातीं, जो कि लगभग हर समय होता था। अगर उसे भीड़ के सामने खड़ा कर दिया जाए तो शायद वह किसी पागल अंधे आदमी की तरह अपने संवाद बोलने लगे, और हालात और खराब करने के लिए वह हकलाता भी था, इसलिए उसे कुछ भी बोलने में बहुत समय लगता था। मिस गांगुली ने उसे यह भूमिका इसलिए दी थी क्योंकि वही अकेला था जिसने इसे करने की पेशकश की थी, लेकिन तब भी साफ था कि वह खुद भी उसे नहीं चाहती थी। शिक्षक भी इंसान ही होते हैं, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था क्योंकि कोई और आगे नहीं आया था। मिस गांगुली ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई और इस भूमिका के लिए कोशिश नहीं करेगा तभी सुमित यह भूमिका कर सकता है। क्या कोई और यह नहीं कर सकता? लेकिन सच तो यह था कि कोई और था ही नहीं, और मैं यह जानता था। हरिहर मिश्र जी की इस शर्त की वजह से कि केवल सीनियर छात्र ही अभिनय करेंगे, उस साल नाटक मुश्किल में पड़ गया था। हाई स्कूल में लगभग 50 सीनियर लड़के थे, जिनमें से 22 फुटबॉल टीम में थे, और क्योंकि टीम अभी भी राज्य खिताब की दौड़ में थी, उनमें से किसी के पास रिहर्सल के लिए समय नहीं था। बाकी बचे करीब 30 लड़कों में से आधे से ज्यादा बैंड में थे, और उनकी भी स्कूल के बाद प्रैक्टिस होती थी। जल्दी से हिसाब लगाने पर पता चला कि मुश्किल से 1 दर्जन लोग ही बचे थे जो शायद यह भूमिका कर सकते थे। अब मैं यह नाटक बिल्कुल नहीं करना चाहता था, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे समझ आ गया था कि ड्रामा शायद अब तक की सबसे उबाऊ क्लास है। बात यह थी कि मैं पहले ही जया को फ्रेशर्स नाइट पर ले जा चुका था, और क्योंकि वह फरिश्ता बनने वाली थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि अगले 1 महीने तक मुझे हर दोपहर उसके साथ बितानी पड़ेगी। एक बार उसके साथ दिखना ही काफी बुरा था, लेकिन हर दिन मेरे दोस्त क्या कहेंगे? लेकिन मैं समझ सकता था कि यह उसके लिए सच में बहुत मायने रखता था। सिर्फ इस बात से कि उसने मुझसे यह मांगा, सब साफ हो गया था। जया कभी किसी से एहसान नहीं मांगती थी। मुझे लगता है कहीं गहराई में उसे लगता था कि उसकी वजह से कोई कभी उसका एहसान नहीं करेगा। यह सोचकर मुझे दुख हुआ। जितेंद्र बेहरा का क्या? शायद वह कर ले, मैंने सुझाव दिया। जया ने सिर हिलाया। वह नहीं कर सकता। उसके पिता बीमार हैं और जब तक वे ठीक नहीं हो जाते उसे स्कूल के बाद दुकान में काम करना पड़ता है। जगदीश बराल का क्या? पिछले हफ्ते नाव से फिसलकर उसका हाथ टूट गया। उसका हाथ पट्टी में है। सच में? मुझे नहीं पता था, मैंने कहा समय निकालने की कोशिश करते हुए, लेकिन जया समझ गई कि मैं क्या कर रहा था। मैं इसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ सौम्यजीत। मैं सच में चाहती हूँ कि इस साल का नाटक खास हो, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने पिता के लिए। मैं चाहती हूँ कि यह अब तक का सबसे अच्छा मंचन हो। मुझे पता है कि मुझे फरिश्ता बनते देखना उनके लिए कितना मायने रखेगा, क्योंकि यह नाटक उन्हें मेरी माँ की याद दिलाता है। वह रुकी, अपने विचार समेटते हुए। अगर इस साल नाटक असफल हो गया, खासकर जब मैं इसमें शामिल हूं, तो यह बहुत बुरा होगा। वह फिर रुकी और आगे बोलते हुए उसकी आवाज और भावुक होती गई। मुझे पता है सुमित अपनी पूरी कोशिश करेगा, सच में करेगा, और मैं उसके साथ नाटक करने में शर्मिंदा नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। दरअसल वह बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अब वह इसे करने को लेकर दोबारा सोच रहा है। कभी कभी स्कूल के लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं, और मैं नहीं चाहती कि सुमित को ठेस पहुंचे। लेकिन असली वजह मेरे पिता हैं। वह बहुत अच्छे इंसान हैं सौम्यजीत। अगर लोग मेरी माँ की याद का मजाक उड़ाए जब मैं ये भूमिका निभा रही हूं, तो मेरा दिल टूट जाएगा। और सुमित और मैं, तुम जानते हो लोग क्या कहेंगे। मैंने सिर हिलाया, होंठ भींचते हुए, क्योंकि मैं जानता था कि मैं भी उन्हीं लोगों में से एक होता जिनकी वह बात कर रही थी। सच तो यह था कि मैं पहले से ही ऐसा कर रहा था। मिस गांगुली के यह घोषणा करने के बाद कि वे दोनों यह भूमिकाएं करेंगे, हम उन्हें डायनामिक डू कहते थे। यह सोचकर कि यह नाम मैंने ही शुरू किया था, मुझे बहुत बुरा लगा। लगभग पेट में मरोड़ सा उठने लगा। वह अपनी सीट पर थोड़ा सीधी होकर बैठी और उदास नजरों से मेरी ओर देखने लगी, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं मना करने वाला हूं। शायद उसे नहीं पता था कि मैं अंदर से कैसा महसूस कर रहा था। वह आगे बोली, मुझे पता है कि चुनौतियां हमेशा भगवान की योजना का हिस्सा होती हैं,
लेकिन मैं यह नहीं मानना चाहती कि भगवान निर्दयी हैं, खासकर मेरे पिता जैसे इंसान के साथ। उन्होंने अपनी जिंदगी भगवान को समर्पित कर दी है। वह समाज के लिए इतना कुछ करते हैं और वे पहले ही अपनी पत्नी को खो चुके हैं और अकेले मुझे बड़ा किया है, और मैं इसके लिए उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जया ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, लेकिन मैं उसकी आंखों में आंसू देख सकता था। यह पहली बार था जब मैंने उसे रोते हुए देखा था। मुझे लगता है मेरा भी एक हिस्सा रोना चाहता था। मैं तुमसे यह अपने लिए नहीं कह रही, सच में नहीं, और अगर तुम मना कर दोगे तब भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। मैं वादा करती हूँ। लेकिन अगर तुम किसी ऐसे अद्भुत इंसान के लिए कुछ अच्छा करना चाहो जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो क्या तुम कम से कम इस बारे में सोचोगे? उसकी आंखें बिल्कुल उस कॉकर स्पैनियल कुत्ते जैसी लग रही थीं जिसने अभी अभी कालीन गंदा कर दिया हो। मैंने अपने पैरों की तरफ देखा। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने आखिरकार कहा। मैं यह करूंगा। आखिर मेरे पास कोई और विकल्प था भी क्या? अगले दिन मैंने मिस गांगुली से बात की, ऑडिशन दिया और मुझे वह भूमिका मिल गई। वैसे सुमित बिल्कुल भी परेशान नहीं था। सच तो यह है कि पूरी बात से वह राहत महसूस करता हुआ लग रहा था। जब मिस गांगुली ने उससे पूछा कि क्या वह मुझे श्यामल सेन की भूमिका निभाने देने को तैयार होगा, तो उसका चेहरा वहीं थोड़ा डीला पड़ गया और उसकी एक आंख पूरी खुल गई। हाँ, बिल्कुल, उसने हकलाते हुए कहा। मैं समझता हूं। उसे ये शब्द बोलने में लगभग 10 सेकंड लग गए। हालांकि उसकी उदारता के बदले मिस गांगुली ने उसे भिखारी की भूमिका दे दी और हमें पता था कि वह उस भूमिका में काफी अच्छा करेगा। दरअसल वह भिखारी पूरी तरह गूंगा था, लेकिन फरिश्ता हमेशा जान जाता था कि वह क्या सोच रहा है। नाटक के एक हिस्से में उसे उस गूंगे भिखारी से कहना होता है कि भगवान हमेशा उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि भगवान खास तौर पर गरीबों और सताए हुए लोगों की परवाह करते हैं। यही उन संकेतों में से एक था जिससे दर्शकों को पता चलता था कि उसे स्वर्ग से भेजा गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हरिहर मिश्र जी चाहते थे कि यह बात बिल्कुल साफ रहे कि मुक्ति और उद्धार कौन देता है, और यह काम कहीं से अचानक प्रकट हो जाने वाले कुछ डगमगाते भूतों का तो बिल्कुल नहीं था। अगले हफ्ते से रिहर्सल शुरू हुई और हम क्लासरूम में अभ्यास करते थे, क्योंकि प्ले हाउस वाले तब तक हमें अंदर आने नहीं देने वाले थे जब तक हम अपनी प्रस्तुति की सारी छोटी मोटी गड़बड़ियां ठीक नहीं कर लेते। छोटी मोटी गड़बड़ियों से मेरा मतलब था हमारी वह आदत जिसमें हम गलती से मंच के सामान को गिरा देते थे। वे सामान्य करीब 15 साल पहले बनाए गए थे, जब नाटक का पहला साल था। जॉयदीप बागची नाम के एक घूम घूम कर काम करने वाले मिस्त्री ने उन्हें बनाया था, जिसने पहले भी प्ले हाउस के लिए कुछ काम किए थे। वह घूम घूम कर काम करने वाला मिस्त्री इसलिए कहलाता था क्योंकि वह काम करते हुए पूरे दिन बियर पीता रहता था और करीब 2 बजे तक तो वह पूरी तरह टल्ली होता था। शायद उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वह दिन में कम से कम एक बार हथौड़े से अपनी उंगलियों पर मार ही लेता था। जब ऐसा होता तो वह हथौड़ा फेंक देता, अपनी उंगलियां पकड़कर उछलने लगता और अपनी मां से लेकर शैतान तक सबको कोसने लगता। जब आखिरकार वह शांत होता तो दर्द कम करने के लिए एक और बियर पीता और फिर काम पर लौट जाता। उसकी उंगलियों के जोड़ अखरोट जितने बड़े थे, वर्षों तक हथौड़ा मारने की वजह से हमेशा सूजे हुए रहते थे और कोई भी उसे स्थायी नौकरी देने को तैयार नहीं था। हरिहर मिश्र जी ने उसे काम पर रखा भी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पूरे शहर में सबसे सस्ता ठेकेदार था। लेकिन हरिहर मिश्र जी शराब पीने या गाली देने की इजाजत नहीं देते थे और जॉयदीप को इतने सख्त माहौल में काम करना आता ही नहीं था। नतीजतन काम थोड़ा लापरवाही से हुआ, हालांकि शुरू में यह साफ दिखाई नहीं देता था। कुछ सालों बाद मंच का सामान टूटने बिखरने लगा और हरिहर मिश्र जी ने खुद उन्हें संभालने की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन जहां हरिहर मिश्र जी गीता पर जोरदार भाषण देने में अच्छे थे, वहीं कीलों पर हथौड़ा चलाने में उतने अच्छे नहीं थे। इसलिए उन सामानों में हर जगह मुड़ी तुड़ी और जंग लगी कीलें निकली रहती थीं, जो प्लाईवुड से बाहर झांकती थीं। हमें बहुत सावधानी से ठीक वहीं चलना पड़ता था जहां चलने को कहा जाता था। अगर हम उन्हें गलत तरह से छू देते तो या तो खुद कट जाते
यह पूरा सामान गिर पड़ता और मंच के फर्श पर छोटी छोटी कीलों के निशान बन जाते। कुछ साल बाद प्लेहाउस के मंच को दोबारा बनवाना पड़ा और हालांकि वे हरिहर मिश्र जी को मना नहीं कर सकते थे, उन्होंने उससे भविष्य में ज्यादा सावधानी बरतने का समझौता किया। इसका मतलब था कि जब तक हम अपनी छोटी मोटी गड़बड़ियां ठीक नहीं कर लेते, हमें क्लासरूम में ही अभ्यास करना था। खुशकिस्मती से हरिहर मिश्र जी नाटक के असली निर्माण में शामिल नहीं थे, क्योंकि वह अपने धार्मिक कामों में व्यस्त रहते थे। यह जिम्मेदारी मिस गांगुली पर थी और सबसे पहली बात जो उन्होंने हमसे कही वह थी कि हम जितनी जल्दी हो सके अपने संवाद याद कर लें। हमारे पास रिहर्सल के लिए उतना समय नहीं था जितना आमतौर पर होता था, क्योंकि उस साल प्रथमाष्टमी नवंबर के आखिरी संभव दिन पर पड़ रहा था और हरिहर मिश्र जी नहीं चाहते थे कि नाटक साल के अंत तक के बहुत करीब खेला जाए, तभी उसके सच्चे अर्थ में कोई बाधा न आए। इस वजह से हमारे पास नाटक को बिल्कुल सही बनाने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते बचे, जो सामान्य से लगभग 1 हफ्ता कम था। रिहर्सल 3 बजे शुरू होती थी और पहले ही दिन जया को अपने सारे संवाद याद थे, जो कोई हैरानी की बात नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि उसे मेरे सारे संवाद भी याद थे और बाकी सबके भी। हम किसी दृश्य का अभ्यास कर रहे होते, वह बिना स्क्रिप्ट देखे बोल रही होती और मैं पन्नों का ढेर नीचे देखकर यह समझने की कोशिश कर रहा होता कि मेरी अगली पंक्ति क्या है। और जब भी मैं ऊपर देखता, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती, जैसे वह किसी जलती हुई झाड़ी या किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। पहले दिन मुझे सिर्फ गूंगे भिखारी के संवाद ही याद थे और अचानक मुझे सुमित से थोड़ी जलन होने लगी, कम से कम उस मामले में। यह बहुत मेहनत का काम होने वाला था, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैंने क्लास में नाम लिखवाते समय सोचा था। नाटक करने को लेकर मेरे सारे महान भाव दूसरे ही दिन खत्म हो गए। भले ही मुझे पता था कि मैं सही काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त इसे बिल्कुल नहीं समझ रहे थे और जब से उन्हें यह बात पता चली थी, वे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुम क्या कर रहे हो? शुभ्रांशु ने पूछा जब उसे इसके बारे में पता चला। तुम जया मिश्र के साथ नाटक कर रहे हो? तुम पागल हो या बिल्कुल बेवकूफ? मैंने बड़बड़ाते हुए कहा कि मेरे पास इसकी अच्छी वजह है, लेकिन उसने बात छोड़ी नहीं। उसने आसपास के सब लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मुझे जया पर क्रश है। मैंने जाहिर है इससे इनकार किया, लेकिन उससे सबको और यकीन हो गया कि यह सच है। वे और जोर से हंसने लगे और अगले मिलने वाले को भी यही बताने लगे। कहानियां भी और अजीब होती गईं। दोपहर के खाने तक मौली से मैंने सुन लिया था कि मैं उससे सगाई करने का सोच रहा हूं। सच कहूं तो मुझे लगता है मौली इससे जल रही थी। उसे कई सालों से मुझ पर क्रश था और शायद मेरी तरफ से भी कुछ वैसा होता अगर उसकी एक कांच की आंख न होती जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसकी खराब आंख मुझे किसी सस्ती एंटीक दुकान में रखे हुए उल्लू के सिर में लगी नकली आंख जैसी लगती थी और सच बताऊं तो उससे मुझे अजीब सा डर लगता था। मुझे लगता है तभी मैंने फिर से जया से नाराज होना शुरू किया। मुझे पता था कि यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन हरिहर मिश्र जी की वजह से ताने तो मुझे ही सुनने पड़ रहे थे, जबकि उसने फ्रेशर्स नाइट की रात मुझे सहज महसूस कराने के लिए जरा भी कोशिश नहीं की थी। अगले कुछ दिनों तक मैं क्लास में अपने संवाद अटक अटक कर बोलता रहा, उन्हें सच में याद करने की कोशिश भी नहीं करता था और कभी कभी कोई मजाक भी कर देता था जिस पर सब हंसते थे सिवाय जया और मिस गांगुली के। रिहर्सल खत्म होने के बाद मैं घर चला जाता और नाटक को दिमाग से निकालने की कोशिश करता। मैं स्क्रिप्ट उठाने की भी जहमत नहीं करता था। उसकी बजाय मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर जया की अजीब आदतों का मजाक उड़ाता और झूठी कहानियां बनाता कि मिस गांगुली ने ही मुझे इस सब में जबरदस्ती घसीटा था। लेकिन जया मुझे इतनी आसानी से बच निकलने देने वाली नहीं थी। नहीं, उसने मुझे ठीक वहीं चोट पहुंचाई जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, सीधे मेरे अहंकार पर। रिहर्सल शुरू हुए लगभग 1 हफ्ता हुआ था और उस शनिवार की रात मैं शुभ्रांशु के साथ बाहर था। ब्रह्मपुर ने लगातार तीसरी बार राज्य फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। हम इंडियन कॉफी हाउस के बाहर समुद्र किनारे घूम रहे थे और लोगों को अपनी कारों में इधर उधर घूमते देख रहे थे। तभी मैंने जया को सड़क पर चलते हुए देखा।
वह अभी भी करीब 100 गज दूर थी, इधर उधर सिर घुमाती हुई, वहीं पुराना भूरा स्वेटर पहने और एक हाथ में अपनी गीता पकड़े हुए। शायद रात के 9 बजे रहे होंगे, जो उसके लिए बाहर रहने का काफी देर का समय था, और शहर के इस हिस्से में उसे देखना तो और भी अजीब था। मैंने उसकी तरफ पीठ कर ली और अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर कर लिया, लेकिन यहां तक कि नंदिनी भी, जिसके दिमाग की जगह शायद केले की पुडिंग भरी थी, इतनी समझदार थी कि समझ जाए कि जया किसे ढूंढ रही थी। सौम्यजीत, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई। वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने कहा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर तुम्हारी मंगेतर? लगता है उसने भी मौली से बात की थी। मेरी सगाई नहीं हुई है, मैंने कहा। अब बंद भी करो। मैंने कंधे के ऊपर से झांक कर देखा कि क्या उसने मुझे देख लिया है, और शायद देख लिया था। वह हमारी तरफ चली आ रही थी। मैंने ऐसे दिखावा किया जैसे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वह आ रही है। नंदिनी ने कहा और खिलखिलाकर हंस दी। मुझे पता है, मैंने कहा। 20 सेकंड बाद उसने फिर वही कहा। वह अभी भी आ रही है। मैंने कहा था ना, वह बहुत तेज थी। मुझे पता है, मैंने दांत भींचते हुए कहा। अगर उसकी टांगें इतनी अच्छी न होती तो वह भी तुम्हें जया जितना पागल कर सकती थी। मैंने फिर इधर उधर देखा, और इस बार जया समझ गई कि मैंने उसे देख लिया है। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। मैं दूसरी तरफ मुड़ गया, और अगले ही पल वह मेरे ठीक बगल में खड़ी थी। हेलो सौम्यजीत। उसने कहा, मेरी नफरत से पूरी तरह बेखबर। हेलो शुभ्रांशु, नंदिनी। हेलो। वह सबकी तरफ मुड़ी। सबने धीरे धीरे हेलो कहा और गीता की तरफ घूरने से बचने की कोशिश की। शुभ्रांशु के हाथ में बियर थी और उसने उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया ताकि जया उसे न देख सके। अगर जया किसी के काफी करीब खड़ी हो जाए तो वह शुभ्रांशु जैसे इंसान को भी अपराधबोध महसूस करा सकती थी। एक समय वे पड़ोसी थे और शुभ्रांशु पहले भी उसके भाषणों का शिकार हो चुका था। उसकी पीठ पीछे वह उसे सेल्वेशन लेडी कहता था, साफ तौर पर सेल्वेशन आर्मी की तरफ इशारा करते हुए। वह तो ब्रिगेडियर जनरल बनती, वह कहा करता था। लेकिन जब वह उसके सामने खड़ी होती तो कहानी अलग होती। शुभ्रांशु के दिमाग में यह बैठा हुआ था कि जया की ऊपर भगवान तक सीधी पहुंच है, और वह नहीं चाहता था कि वह उसकी बुरी नजरों में आए। कैसे हो शुभ्रांशु? मैंने तुम्हें हाल में मंदिर में नहीं देखा। उसने यह ऐसे कहा जैसे वह अब भी उससे हर समय बात करती हो। शुभ्रांशु एक पैर से दूसरे पैर पर वजन बदलने लगा और अपने जूतों की तरफ देखने लगा, जैसे अपराधी चेहरा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। असल में मैं हाल में मंदिर नहीं गया, उसने कहा। जया ने अपनी चमकदार मुस्कान दी। अच्छा, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है बस ये आदत न बन जाए। नहीं बनेगी। अब मैंने प्रायश्चित्त और क्षमायाचना के बारे में सुना है, वह बात जिसमें लोग मंदिरों में जाकर भगवान के सामने अपने पाप और गलतियां स्वीकार करते हैं, और जया के सामने शुभ्रांशु बिल्कुल वैसा ही हो जाता था। एक पल के लिए तो मुझे लगा वह उसे दीदी कह देगा। बियर लोगी? नंदिनी ने पूछा। शायद वह मजाक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई नहीं हंसा। जया ने अपने बालों पर हाथ रखा और अपने जूड़े को हल्के से खींचा। ओह नहीं, सच में नहीं। फिर भी धन्यवाद। उसने सीधे मेरी तरफ देखा, चेहरे पर बहुत मीठी चमक के साथ, और उसी पल मुझे समझ आ गया कि मैं मुसीबत में हूं। मुझे लगा था वह मुझे अलग ले जाकर कुछ कहेगी, जो सच कहूं तो बेहतर होता, लेकिन शायद उसकी योजना कुछ और थी। वैसे इस हफ्ते तुमने रिहर्सल में बहुत अच्छा काम किया। मुझे पता है तुम्हें बहुत सारे संवाद याद करने हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उन्हें जल्दी ही सीख जाओगे। और मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती थी कि जिस तरह तुमने स्वेच्छा से यह भूमिका ली, उसके लिए धन्यवाद। तुम सच में बहुत सज्जन हो। धन्यवाद, मैंने कहा, और मेरे पेट में एक गांठ सी बनने लगी। मैं सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे सारे दोस्त मुझे ही घूर रहे थे, जैसे अचानक सोच रहे हों कि क्या मैं मिस गांगुली के मुझे मजबूर करने वाली बात के बारे में सच बोल रहा था या नहीं। मैं उम्मीद कर रहा था कि उन्होंने ध्यान न दिया हो। तुम्हारे दोस्तों को तुम पर गर्व होना चाहिए। जया ने आगे कहा,
और उस उम्मीद को वहीं खत्म कर दिया। ओह, हमें है, शुभ्रांशु तुरंत बोला। बहुत गर्व है। सौम्यजीत बहुत अच्छा लड़का है। उसकी यह स्वेच्छा से मदद करने वाली आदत और बाकी सब देखकर। ओह नहीं, जया ने उसकी तरफ मुस्कुराया, फिर वापस मेरी तरफ मुड़ी, फिर से अपने पुराने खुशमिजाज रूप में। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती थी कि अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो तुम कभी भी आ सकते हो। हम पहले की तरह बरामदे में बैठ सकते हैं और अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम्हारे संवाद साथ में दोहरा सकते हैं। मैंने देखा शुभ्रांशु ने नंदिनी की तरफ देखकर होठों से कहा, पहले की तरह? यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा था। अब तक मेरे पेट का गड्ढा पॉल बनियन की बॉलिंग गेंद जितना बड़ा हो चुका था। कोई बात नहीं, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, सोचते हुए कि मैं इससे कैसे निकलूं। मैं उन्हें घर पर सीख लूंगा। कभी कभी किसी के साथ पढ़ने से मदद मिलती है सौम्यजीत, शुभ्रांशु ने कहा। मैंने कहा था ना, वह मुझे फंसाएगा, चाहे वह मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। नहीं, सच में, मैंने उससे कहा, मैं अपने आप ही संवाद याद कर लूंगा। शायद, शुभ्रांशु मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों को अनाथ बच्चों के सामने अभ्यास करना चाहिए जब तुम थोड़ा बेहतर हो जाओ। एक तरह की ड्रेस रिहर्सल, समझे? मुझे यकीन है उन्हें यह बहुत पसंद आएगा। अनाथ शब्द सुनते ही तुम लगभग जया के दिमाग को चलते हुए देख सकते थे। सब जानते थे कि यही उसकी सबसे कमजोर जगह थी। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? उसने पूछा। शुभ्रांशु ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन है। सबसे पहले यह विचार सौम्यजीत का था, लेकिन अगर मैं अनाथ होता तो मुझे ऐसा कुछ बहुत अच्छा लगता, चाहे वह पूरी तरह असली प्रस्तुति न भी हो। मुझे भी, नंदिनी ने कहा। जब वे बोल रहे थे, मेरे दिमाग में बस महाभारत का वह दृश्य घूम रहा था जहां शकुनी की चालों में फंसकर अपने ही लोग पांडवों के खिलाफ खड़े हो गए थे। एड 2, शुभ्रांशु। मानो वही विश्वासघात फिर से मेरे सामने जीवित हो उठा हो। यह सौम्यजीत का विचार था? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह मेरी तरफ देखने लगी और मैं समझ सकता था कि वह अब भी इस बारे में सोच रही थी। लेकिन शुभ्रांशु मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अब जब उसने मुझे डेक पर तड़पती मछली की तरह फंसा लिया था, तो बस मुझे पूरी तरह खत्म करना बाकी था। तुम ऐसा करना चाहोगे, है ना सौम्यजीत? उसने कहा। मेरा मतलब अनाथ बच्चों की मदद करना। यह ऐसा सवाल नहीं था जिसका जवाब नहीं हो सकता था, है ना? मेरा ख्याल है, मैंने धीमी आवाज में कहा, अपने सबसे अच्छे दोस्त को घूरते हुए। शुभ्रांशु अपनी कमजोर पढ़ाई के बावजूद बहुत शानदार शतरंज खिलाड़ी बन सकता था। अच्छा, तो फिर तय रहा, अगर तुम्हें ठीक लगे जया। उसकी मुस्कान इतनी मीठी थी कि उससे पूरे जिले की आधी आरसी कोला मीठी हो सकती थी। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है मुझे मिस गांगुली और अनाथालय के निदेशक से बात करनी होगी, लेकिन अगर वे मान जाएं, तो मुझे लगता है यह बहुत अच्छा विचार होगा। और बात यह थी कि तुम साफ देख सकते थे कि वह इससे सच में बहुत खुश थी, शह और मात। अगले दिन मैंने 14 घंटे अपने संवाद याद करने में बिताए, अपने दोस्तों को कोसते हुए और यह सोचते हुए कि मेरी जिंदगी इतनी बेकाबू कैसे हो गई। मेरा सीनियर साल वैसा बिल्कुल नहीं निकल रहा था जैसा मैंने शुरुआत में सोचा था, लेकिन अगर मुझे अनाथ बच्चों के सामने प्रदर्शन करना था तो मैं कम से कम बेवकूफ नहीं दिखना चाहता था। सबसे पहले हमने अनाथ बच्चों के लिए अपनी योजना के बारे में मिस गांगुली से बात की और उन्हें यह एक शानदार विचार लगा। वैसे मार्वेलस उनका सबसे पसंदीदा शब्द था, उससे पहले कि वे आपको हेलो कहकर अभिवादन करती। सोमवार को जब उन्हें एहसास हुआ कि मुझे अपने सारे संवाद याद हैं, तो उन्होंने कहा मार्वेलस, और अगले 2 घंटों तक जब भी मैं कोई दृश्य पूरा करता वह फिर यही कहती। रिहर्सल खत्म होते होते मैं यह शब्द लगभग 40 अरब बार सुन चुका था, लेकिन मिस गांगुली ने तो हमारे विचार को और भी बेहतर बना दिया। उन्होंने पूरी कक्षा को बताया कि हम क्या करने वाले हैं और पूछा कि क्या बाकी कलाकार भी अपने अपने हिस्से निभाने के लिए तैयार होंगे, ताकि अनाथ बच्चे पूरे नाटक का सच में आनंद ले सकें। जिस तरीके से उन्होंने यह पूछा, उससे साफ था कि वास्तव में किसी के पास मना करने का विकल्प नहीं था और वह पूरी कक्षा में नजर घुमाकर
किसी के सिर हिलाने का इंतजार करने लगीं ताकि वह इसे आधिकारिक बना सकें। कोई भी नहीं हिला सिवाय सुमित के। ठीक उसी पल जाने कैसे एक कीड़ा उसकी नाक में घुस गया था और उसने जोरदार छींक मारी। वह कीड़ा उसकी नाक से उड़कर उसकी डेस्क पार करता हुआ सीधे पारोमिता बोस की टांग के पास फर्श पर जा गिरा। वह कुर्सी से उछल पड़ी और जोर से चीखी और उसके दोनों ओर बैठे लोग चिल्लाने लगे, यू कितना गंदा। बाकी पूरी कक्षा इधर उधर देखने लगी और गर्दनें उचकाकर समझने की कोशिश करने लगी कि हुआ क्या है, और अगले 10 सेकंड तक कक्षा में पूरी अफरा तफरी मची रही। मिस गांगुली के लिए यह उतना ही अच्छा जवाब था जितना उन्हें चाहिए था। मार्वेलस, उन्होंने चर्चा समाप्त करते हुए कहा। उधर जया अनाथ बच्चों के लिए प्रस्तुति देने को लेकर सचमुच बहुत उत्साहित हो गई थी। रिहर्सल के बीच के एक विराम में उसने मुझे अलग ले जाकर उनके बारे में सोचने के लिए धन्यवाद दिया। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं कई महीनों से सोच रही थी कि इस साल अनाथालय के लिए क्या करूं। मैं इसके लिए प्रार्थना भी कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि यह क्रिसमस अब तक का सबसे खास क्रिसमस बने। यह क्रिसमस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा, और वह धैर्य से मुस्कुराई, जैसे मैंने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया हो जिसका कोई खास मतलब न हो। बस है, उसने सरलता से कहा। अगला कदम था अनाथालय के निदेशक मिस्टर जीवन से बात करना। अब मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था, क्योंकि अनाथालय पूरी सिटी में था, जो ब्रह्मपुर से पुल के उस पार पड़ता था, और मुझे वहां जाने की कभी कोई वजह नहीं पड़ी थी। जब अगले दिन जया ने मुझे यह खबर देकर चौंका दिया कि हम उसी शाम उनसे मिलने वाले हैं, तो मुझे थोड़ी चिंता होने लगी कि कहीं मैं ठीक से तैयार तो नहीं हूं। मुझे पता है कि वह अनाथालय था, लेकिन कोई भी लड़का अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहता है। भले ही मैं इस बात को लेकर जया जितना उत्साहित नहीं था, वैसा उत्साहित तो कोई भी नहीं हो सकता था। फिर भी मैं यह नहीं चाहता था कि लोग मुझे वह आदमी समझे जिसने अनाथ बच्चों का क्रिसमस खराब कर दिया। अनाथालय जाने से पहले हमें मेरी मां की कार लेने के लिए मेरे घर जाना था, और वहां पहुंचकर मैं कुछ बेहतर कपड़े पहनने वाला था। वहां तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगे, और रास्ते भर जया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, कम से कम तब तक नहीं जब तक हम मेरे मोहल्ले में नहीं पहुंच गए। मेरे घर के आसपास के सारे मकान बड़े और अच्छी तरह संभाले हुए थे, और उसने पूछा कि कौन कहां रहता है और ये मकान कितने पुराने हैं। मैंने बिना ज्यादा सोचे उसके सवालों के जवाब दिए, लेकिन जैसे ही मैंने अपने घर का मुख्य दरवाजा खोला, मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसकी दुनिया की तुलना में यह दुनिया कितनी अलग थी। ड्राइंग रूम में चारों तरफ नजर डालते हुए उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। निस्संदेह यह अब तक का सबसे शानदार घर था जिसमें वह कभी आई थी। अगले ही पल मैंने उसकी नजरें उन पेंटिंग्स पर जाते देखीं जो दीवारों पर लगी थीं। मेरे पूर्वज, कह सकते हैं, दक्षिणी परिवारों की तरह हमारे पूरे खानदान का इतिहास उन दर्जन भर चेहरों में दिखाई देता था जो दीवारों पर टंगे थे। वह उन्हें गौर से देख रही थी, शायद मुझसे कोई समानता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फिर उसकी नजर फर्नीचर पर गई, जो 20 साल बाद भी लगभग नया दिखता था। वह सारा फर्नीचर हाथ से बनाया गया था, महोगनी और चेरी की लकड़ी से तराशा और जोड़ा गया, और हर कमरे के लिए अलग डिजाइन किया गया था। मानना पड़ेगा, वह सब बहुत सुंदर था, लेकिन मैंने कभी इस बारे में खास सोचा नहीं था। मेरे लिए वह बस एक घर था। उसमें मेरी सबसे पसंदीदा चीज मेरे कमरे की वह खिड़की थी जो ऊपर वाले बरामदे में खुलती थी। वही मेरा भागने का रास्ता था। फिर भी मैंने उसे घर घुमाया, बैठक कक्ष, लाइब्रेरी, डेन और फैमिली रूम की एक छोटी सी सैर करवाई, और हर नए कमरे के साथ जया की आंखें और चौड़ी होती जा रही थीं। मेरी मां उस समय सन पोर्च में बैठी पुदीने वाला झूलप पीते हुए पढ़ रही थीं, और उन्होंने हमारी आहट सुन ली। वह अंदर वापस आईं और हमसे मिलने लगीं। मुझे लगता है मैंने बताया था कि शहर का हर बड़ा आदमी जया को पसंद करता था, और इसमें मेरी मां भी शामिल थीं। भले ही हरिहर मिश्र अक्सर ऐसे प्रवचन देते थे जिनमें हमारे परिवार पर ही निशाना साधा जाता था, फिर भी मेरी मां ने कभी उसका गुस्सा जया पर नहीं निकाला, क्योंकि वह इतनी प्यारी थी। इसलिए दोनों बातें करने लगीं, जबकि मैं ऊपर जाकर अपनी अलमारी में एक साफ शर्ट और टाई ढूंढने लगा।
उन दिनों लड़के अक्सर टाई पहनते थे, खासकर जब उन्हें किसी अधिकार वाले व्यक्ति से मिलने जाना होता था। जब मैं पूरी तरह तैयार होकर नीचे लौटा, तब तक जया मेरी मां को सारी योजना बता चुकी थी। ये बहुत सुंदर विचार है। जया ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। सौम्यजीत का दिल सचमुच बहुत खास है। मेरी मां पहले यह सुनिश्चित करने के बाद कि उन्होंने सही सुना है, भौहें उठाकर मेरी तरफ देखने लगीं। वह मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे मैं कोई एलियन हूं। तो यह तुम्हारा विचार था? मां ने पूछा। शहर के बाकी लोगों की तरह वह भी जानती थीं कि जया झूठ नहीं बोलती। मैंने गला साफ किया। शुभ्रांशु और उसके साथ जो मैं अभी भी करना चाहता था, उसके बारे में सोचते हुए। वैसे उसमें शीरा और लाल चींटियां शामिल थीं। कुछ कुछ, मैंने कहा। अविश्वसनीय। यही एक शब्द उनके मुंह से निकला। उन्हें पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि मुझे किसी कोने में धकेला गया होगा, तभी मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं। माओं को ऐसी बातें हमेशा पता चल जाती हैं, और मैं देख सकता था कि वह मुझे ध्यान से परखने की कोशिश कर रही थीं। उनकी जिज्ञासु निगाहों से बचने के लिए मैंने घड़ी देखी, नकली आश्चर्य जताया और जया से सहजता से कहा कि अब हमें निकलना चाहिए। मां ने अपने पर्स से कार की चाबियां निकालकर मुझे दी, और जब हम दरवाजे की ओर बढ़े तब भी वह मुझे गौर से देख रही थी। मैंने राहत की सांस ली, जैसे किसी तरह बच निकला हूं, लेकिन जैसे ही मैं जया को कार तक लेकर गया, फिर मां की आवाज सुनाई दी। कभी भी आ जाना जया, ये घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। कभी कभी मांएं भी तुम्हें मुश्किल में डाल सकती हैं। मैं अब भी सिर हिला रहा था जब कार में बैठा। जब तक हम अनाथालय पहुंचे, अंधेरा होने लगा था। हम कुछ मिनट पहले पहुंच गए थे और निदेशक फोन पर थे। वह कोई महत्वपूर्ण कॉल थी और वह तुरंत हमसे नहीं मिल सकते थे, इसलिए हम आराम से बैठ गए। हम उनके दफ्तर के बाहर गलियारे में रखी बेंच पर इंतजार कर रहे थे, तभी जया मेरी तरफ मुड़ी। उसकी गीता उसकी गोद में रखी थी। शायद उसे उससे सहारा मिलता था, या फिर हो सकता है वह उसकी आदत ही हो। आज तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा मतलब है अपने संवादों के साथ। धन्यवाद, मैंने कहा, एक ही समय में गर्व और उदासी दोनों महसूस करते हुए। हालांकि मुझे अभी भी अपनी बीट्स याद नहीं हुई हैं, मैंने जोड़ा। बरामदे में उनकी प्रैक्टिस करने का कोई तरीका नहीं था, और मुझे उम्मीद थी कि वह इसका सुझाव नहीं देगी। हो जाएंगी। एक बार सारे शब्द याद हो जाए तो वे आसान लगने लगती हैं। उम्मीद है। जया मुस्कुराई, और थोड़ी देर बाद उसने अचानक विषय बदल दिया, जिससे मैं थोड़ा चौंक गया। क्या तुम कभी भविष्य के बारे में सोचते हो सौम्यजीत? उसने पूछा। उसका सवाल सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि वह इतना सामान्य लगा। हां, जरूर, शायद, मैंने सावधानी से जवाब दिया। तो तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो? मैंने कंधे उचकाए, थोड़ा सतर्क होकर कि वह बात कहां ले जा रही है। अभी नहीं पता। मैंने अभी तक वह हिस्सा तय नहीं किया है। अगले पतझड़ में मैं ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय जाने वाला हूं। कम से कम उम्मीद तो यही है। पहले वहां मेरा चयन होना चाहिए। हो जाएगा, उसने कहा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसके लिए भी मैंने प्रार्थना की है। जब उसने यह कहा तो मुझे लगा अब बात प्रार्थना और आस्था की शक्ति पर जाएगी, लेकिन जया ने फिर एक और अप्रत्याशित सवाल कर दिया। और कॉलेज के बाद तब क्या करना चाहते हो? पता नहीं, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। शायद मैं एक हाथ वाला लकड़हारा बन जाऊं। उसे यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगा। मुझे लगता है कि तुम्हें मंत्री नेता बनना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम लोगों के साथ अच्छे हो और वे तुम्हारी बातों का सम्मान करेंगे। हालांकि यह विचार पूरी तरह हास्यास्पद था, लेकिन उसके साथ रहते हुए मैं बस इतना जानता था कि यह बात उसके दिल से निकली थी और वह इसे एक तारीफ के रूप में कह रही थी। धन्यवाद, मैंने कहा। मुझे नहीं पता कि मैं वह करूंगा या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। मुझे यह समझने में एक पल लगा कि बातचीत रुक गई थी और अब सवाल पूछने की बारी मेरी थी। और तुम भविष्य में क्या करना चाहती हो? जया ने नजरें फेर लीं और उसकी आंखों में एक दूर कहीं खोया हुआ भाव आ गया, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ कि वह क्या सोच रही है। लेकिन वह भाव जितनी जल्दी आया था, उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। मैं शादी करना चाहती हूँ।
और जब मेरी शादी हो तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप तक ले जाए और जिन जिन लोगों को मैं जानती हूँ वे सब वहां मौजूद हों। मैं चाहती हूँ कि मंडप लोगों से खचाखच भरा हो। बस इतना? हालांकि मुझे शादी के विचार से कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी जीवन का लक्ष्य केवल यही होना मुझे थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगा। हाँ, मुझे बस यही चाहिए। जिस तरह उसने जवाब दिया उससे मुझे लगा कि शायद उसे डर था कि उसका अंत मिस गांगुली जैसा होगा। मैंने उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश की, भले ही मुझे यह बात अब भी थोड़ी अजीब लग रही थी। अरे, तुम एक दिन जरूर शादी करोगी, तुम्हें कोई लड़का मिलेगा, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगोगे और वह तुमसे शादी के लिए पूछेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पिता खुशी खुशी तुम्हें मंडप तक लेकर जाएंगे। मैंने मंडप में बड़ी भीड़ वाली बात का जिक्र नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि वह एक चीज थी जिसकी कल्पना मैं भी नहीं कर सकता था। जया ने मेरे जवाब के बारे में बहुत ध्यान से सोचा, जैसे वह मेरे कहे हर शब्द पर विचार कर रही हो। हालांकि मुझे समझ नहीं आया क्यों। उम्मीद है, उसने आखिरकार कहा। मैं समझ सकता था कि वह अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। मुझसे मत पूछिए कैसे, इसलिए मैंने विषय बदल दिया। तो तुम कब से अनाथालय आ रही हो? मैंने सहजता से पूछा। अब 7 साल हो गए। पहली बार जब मैं यहाँ आई थी तब मैं 10 साल की थी। मैं यहाँ के बहुत से बच्चों से भी छोटी थी। तुम्हें यहां आना अच्छा लगता है या इससे तुम्हें दुख होता है? दोनों। यहाँ के कुछ बच्चे बहुत भयानक परिस्थितियों से आए हैं। उनके बारे में सुनकर दिल टूट जाता है। लेकिन जब वे तुम्हें लाइब्रेरी की कुछ किताबें या खेलने के लिए कोई नया खेल लेकर आते देखते हैं तो उनकी मुस्कान सारी उदासी मिटा देती है। दुनिया में उससे बेहतर एहसास कोई नहीं। जब वह बोल रही थी तो उसके चेहरे पर जैसे चमक आ गई थी। हालांकि वह मुझे दोषी महसूस कराने के लिए यह सब नहीं कह रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था। यही उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से उसके साथ रहना इतना मुश्किल था, लेकिन तब तक मैं इसकी आदत डालने लगा था। मैंने यह सीख लिया था कि वह तुम्हें हर तरह से बदल सकती थी, बस सामान्य नहीं रहने देती थी। उसी समय मिस्टर जीवन ने दरवाजा खोला और हमें अंदर आने के लिए कहा। उनका दफ्तर लगभग अस्पताल के कमरे जैसा दिखता था। काले सफेद टाइलों वाला फर्श, सफेद दीवारें और छत, और दीवार के पास रखा एक धातु का कैबिनेट। जहां आमतौर पर बिस्तर होता, वहां एक धातु की मेज थी जो ऐसी लगती थी मानो फैक्ट्री की असेंबली लाइन से सीधी आई हो। कमरा लगभग अस्वाभाविक रूप से साफ सुथरा था। उसमें कोई निजी चीज नहीं थी, एक भी तस्वीर या सजावट नहीं। जया ने मेरा परिचय करवाया और मैंने मिस्टर जीवन से हाथ मिलाया। बैठने के बाद ज्यादातर बात जया ने ही की। वे पुराने दोस्त थे, यह बात तुरंत समझ आ जाती थी, और जैसे ही जया अंदर आई थी, मिस्टर जीवन ने उसे गले लगा लिया था। अपनी स्कर्ट ठीक करने के बाद जया ने हमारी योजना समझाई। अब मिस्टर जीवन कुछ साल पहले यह नाटक देख चुके थे, इसलिए जया के बोलना शुरू करते ही उन्हें समझ आ गया कि वह क्या कहना चाहती है। लेकिन भले ही मिस्टर जीवन जया को बहुत पसंद करते थे और जानते थे कि उसकी नीयत अच्छी है, फिर भी उन्हें यह विचार अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है, उन्होंने कहा। तभी मुझे समझ आ गया कि वह क्या सोच रहे थे। क्यों नहीं? जया ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उनकी बेरुखी से वह सचमुच उलझन में लग रही थी। मिस्टर जीवन ने एक पेंसिल उठाई और उसे मेज पर ठपठपाने लगे। जाहिर था कि वह सोच रहे थे कि अपनी बात कैसे समझाएं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पेंसिल नीचे रख दी और आह भरी। हालांकि यह बहुत सुंदर प्रस्ताव है और मैं जानता हूं कि तुम कुछ खास करना चाहती हो, लेकिन यह नाटक एक ऐसे पिता के बारे में है जिसे आखिरकार एहसास होता है कि वह अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। उन्होंने बात को कुछ पल के लिए हवा में रहने दिया और फिर पेंसिल उठा ली। यहां वैसे ही क्रिसमस काफी कठिन होता है, बच्चों को यह याद दिलाए बिना कि उनके पास क्या नहीं है। मुझे लगता है कि अगर बच्चे ऐसा कुछ देखेंगे तो उन्हें बात पूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जया ने तुरंत हाथ अपने मुंह पर रख लिए। ओह भगवान, आप सही कह रहे हैं। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। सच कहूं तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन शुरुआत से ही साफ था कि मिस्टर जीवन की बात बिल्कुल सही थी। फिर भी उन्होंने हमारा धन्यवाद किया
और थोड़ी देर तक यह बताते रहे कि वह इसके बजाय क्या करने वाले हैं। हम एक छोटा सा पेड़ सजाएंगे और कुछ उपहार रखेंगे, ऐसी चीजें जिन्हें सभी बच्चे मिलकर इस्तेमाल कर सकें। क्रिसमस ईव पर तुम लोग आना चाहो तो आ सकते हो। अलविदा कहने के बाद जया और मैं चुपचाप चलते रहे। मैं समझ सकता था कि वह उदास थी। जितना ज्यादा समय मैं जया के साथ बिताता था, उतना ही मुझे एहसास होता था कि उसके भीतर भी कई तरह की भावनाएं थीं। वह हमेशा खुश और प्रसन्न नहीं रहती थी। मानो या न मानो, पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कुछ मायनों में वह भी हमारी ही तरह थी। मुझे अफसोस है कि यह काम नहीं कर पाया, मैंने धीरे से कहा। मुझे भी। उसकी आंखों में फिर वही दूर कहीं खोया हुआ भाव आ गया और कुछ देर बाद उसने आगे कहा, मैं बस इस साल उनके लिए कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ ऐसा खास जिसे वे हमेशा याद रखें। मुझे पूरा यकीन था कि यही वह चीज है। शायद भगवान की कोई योजना है जिसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है। वह काफी देर तक चुप रही और मैं उसे देखता रहा। जया को दुखी देखना लगभग उससे दुखी होने से भी बुरा था। जया के विपरीत मैं अपने बारे में बुरा महसूस करने का हकदार था। मुझे पता था कि मैं कैसा इंसान हूं, लेकिन उसके साथ जब हम यहां हैं तो क्या तुम बच्चों से मिलना चाहोगी? मैंने उस चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा। मुझे बस यही एक चीज सूझी जो शायद उसे थोड़ा बेहतर महसूस करा सके। अगर तुम चाहो तो मैं बाहर इंतजार कर सकता हूं या कार में चला जाता हूं। क्या तुम मेरे साथ उनसे मिलने चलोगे? उसने अचानक पूछा। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं यह कर पाऊंगा, लेकिन मुझे पता था कि वह सचमुच चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं, और वह इतनी उदास लग रही थी कि जवाब अपने आप निकल गया। जरूर, मैं चलूंगा। वे अभी मनोरंजन कक्ष में होंगे। इस समय वे आमतौर पर वहीं रहते हैं, उसने कहा। हम गलियारों से होते हुए हॉल के अंत तक पहुंचे, जहां 2 दरवाजे एक बड़े से कमरे में खुलते थे। दूर कोने में एक छोटा सा टेलीविजन रखा था, जिसके चारों ओर लगभग 30 धातु की मोड़ने वाली कुर्सियां लगी थीं। बच्चे उन कुर्सियों पर बैठे हुए थे, सब टीवी के आसपास भीड़ लगाए, और साफ दिख रहा था कि केवल आगे वाली पंक्ति में बैठे बच्चों को ही ठीक से दिखाई दे रहा था। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। कोने में एक पुरानी पिंग पोंग टेबल थी। उसकी सतह टूटी हुई और धूल भरी थी, और जाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसके ऊपर कुछ खाली स्टायरोफोम कप रखे थे, और मुझे समझ आ गया कि महीनों से, शायद सालों से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। पिंग पोंग टेबल के पास दीवार के साथ कुछ शेल्फ रखी थीं, जिन पर इक्का दुक्का खिलौने पड़े थे, ब्लॉक्स, पहेलियां और 2-4 खेल। बहुत ज्यादा नहीं थे, और जो थे भी वे ऐसे लग रहे थे मानो बहुत लंबे समय से इसी कमरे में पड़े हों। पास की दीवारों के साथ छोटे छोटे डेस्क रखे थे, जिन पर अखबारों के ढेर थे, जिन पर क्रेयॉन से कुछ लिखा और बनाया गया था। हम कुछ सेकंड के लिए दरवाजे पर ही खड़े रहे। अभी तक किसी ने हमें देखा नहीं था, और मैंने पूछा कि अखबार किस लिए हैं। इनके पास रंग भरने वाली किताबें नहीं हैं, इसलिए ये अखबारों का इस्तेमाल करते हैं। वह बोलते समय मेरी तरफ नहीं देख रही थी। उसका ध्यान बच्चों पर था। उसके चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई थी। क्या इनके पास बस यही खिलौने हैं? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। हाँ, टेडी बियर और दूसरे मुलायम खिलौनों को छोड़कर उन्हें वे अपने कमरों में रख सकते हैं। बाकी सारी चीजें यहीं रखी जाती हैं। शायद उसे इसकी आदत हो चुकी थी, लेकिन मेरे लिए उस कमरे की खालीपन भरी सादगी पूरी चीज को उदास बना रही थी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसी जगह में बड़ा होना कैसा होगा। आखिरकार जया और मैं कमरे में अंदर गए, और हमारे कदमों की आहट सुनकर एक बच्चा पलटा। वह लगभग 8 साल का रहा होगा, भूरे बालों और चेहरे पर छोटे छोटे धब्बे वाला, जिसके सामने के 2 दांत टूटे हुए थे। जया उसे देखते ही वह खुशी से चिल्लाया, और अचानक बाकी सारे बच्चे भी मुड़कर देखने लगे। बच्चों की उम्र लगभग 5 से 12 साल के बीच थी। लड़के लड़कियों से ज्यादा थे। बाद में मुझे पता चला कि 12 साल के बाद उन्हें पालक माता पिता के साथ रहने भेज दिया जाता था। हाय अरुण, जया ने जवाब दिया। कैसे हो? इसके बाद अरुण और कुछ दूसरे बच्चे हमारे आसपास इकट्ठा होने लगे। कुछ बच्चों ने हमें नजरअंदाज किया और आगे की खाली कुर्सियां देखकर टीवी के और करीब चले गए।
जया ने मेरा परिचय एक बड़े लड़के से करवाया, जिसने पूछा कि क्या मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। उसके लहजे से मुझे लगा कि जया के बारे में उसकी वही राय थी जो हमारे हाई स्कूल के ज्यादातर बच्चों की थी। ये सिर्फ मेरे दोस्त हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। अगले 1 घंटे तक हम बच्चों के साथ रहे। मुझसे ढेर सारे सवाल पूछे गए। मैं कहाँ रहता हूं, क्या मेरा घर बड़ा है, मेरी कार कैसी है। और जब आखिरकार हमें निकलना पड़ा तो जया ने वादा किया कि वह जल्द वापस आएगी। मैंने ध्यान दिया कि उसने यह वादा नहीं किया कि मैं भी उसके साथ आऊंगा। जब हम कार की ओर लौट रहे थे, मैंने कहा, वे अच्छे बच्चे हैं। मैंने अजीब से अंदाज में कंधे उचकाए। मुझे अच्छा लगा कि तुम उनकी मदद करना चाहती हो। जया मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। उसे पता था कि इसके बाद कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था, लेकिन मैं समझ सकता था कि वह अब भी सोच रही थी कि उस क्रिसमस पर वह उनके लिए क्या करने वाली है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।